दोस्तों, अल्बर्ट कैमू का नावल द स्ट्रेंजर एक ऐसी दुनिया पेश करता है जो बेज़ाहिर आम है, लेकिन इसके अंदर गहरी खामोशी, नाकाबिले यकीन बेगानगी और एक ऐसा अंदरूनी हला मौजूद है जिसे महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। इस नावल का मरकज़ी किरदार मिरसॉल्ट है, जो एक ऐसा शख्स है जो इस दुनिया में तो मौजूद है, लेकिन जज्बाती तौर पर दुनिया से कटा हुआ है। वो जीता है, सांस लेता है, लोगों से मिलता है, काम पर जाता है, मगर ऐसा लगता है कि इसका दिल कहीं गहरे पानियों में डूबा हुआ है और सतह तक आना ही नहीं चाहता। मिरसॉल्ट अल्जीज में शिपिंग क्लर्क की जॉब करता है। एक दिन इसे एक टेलीग्राम मसूल होता है जिसमें इसे इसकी माँ की मरने की खबर मिलती है। वो सोचता है, माँ मर गई, शायद आज या शायद कल, मुझे कंफर्म नहीं। दोस्तों, ये जुमला पूरे नावल की फ़िज़ा मुकर्रर करता है। माँ के इंतकाल की खबर पर बगैर किसी जज्बाती लर्जिश के मिरसॉल्ट बेहिसी का मुजाहरा करता है। वो गमज़दा नहीं होता, दुख महसूस नहीं करता, बल्कि ये सोचता है कि इसे दफ्तर से कल छुट्टी लेना पड़ेगी। मिरसॉल्ट अपने बॉस से छुट्टी लेता है और जनाजे पर जाने से पहले लंच करता है। वो ओल्ड एज होम पहुंच जाता है। ओल्ड एज होम का डायरेक्टर मिरसॉल्ट को कहता है कि आखिरी दफ़ा अपनी माँ का चेहरा देख लो, लेकिन मिरसॉल्ट कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं। मिरसॉल्ट के इस रवैये पर डायरेक्टर हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर यहाँ यकीनन बहुत खुश थी। दोस्तों, इस पूरे वक्त के दौरान मिरसॉल्ट की आंख से एक आंसू नहीं बहता। वो बिल्कुल जज्बात से आरी होता है। अमूमन हमारे माशरे में ये असूल है कि माँ की मौत पर गम मनाया जाए, लेकिन मिरसॉल्ट ऐसा नहीं करता। वो माशरे के असूलों पर पूरा उतरने के लिए झूठे आंसू नहीं बहाता, क्योंकि वो सच्चाई पसंद है। वो झूठ नहीं बोल सकता, बनावट नहीं कर सकता, वो बस वही है जो है। ओल्ड एज होम में मिरसॉल्ट को लोगों के रोने पर बेजारी महसूस होती है। वो ओल्ड एज होम के केयर टेकर के साथ स्मोकिंग करता है, कॉफ़ी पीता है और ऊँघता है। जब इसकी माँ का जनाजा जा रहा होता है तो मिरसॉल्ट को बहुत गर्मी लगती है। सूरज की तपश इसे बेजार करती है। वो कब्रिस्तान में चलते हुए यही सोचता है कि गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त है। वहाँ मौजूद हर शख्स को मिरसॉल्ट का रवैया बहुत अजीब लगता है। सब यही कहते हैं कि ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ की मौत पर रोया तक नहीं। यकीनन इसका दिल बहुत बुरा है। दोस्तों, मिरसॉल्ट का अपनी माँ की मौत पर रवैया ही आगे चलकर इसके खिलाफ इस्तेमाल होता है। माँ के जनाजे के बाद मिरसॉल्ट वापस आता है और अगले दिन बीच पर चला जाता है। वहाँ मैरी नामी खातून से इसकी मुलाकात होती है, जो इसकी कुलीग भी रह चुकी थी। दोनों साथ वक्त गुजारते हैं, हंसते हैं, स्विमिंग करते हैं और मूवी देखने जाते हैं। इस दौरान मैरी को पता चलता है कि कल इसकी माँ का जनाजा था। वो मिरसॉल्ट से पूछती है कि ये सब क्या है? अभी कल ही तो तुम्हारी माँ का जनाजा था और आज तुम ऐसे एंजॉय कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिरसॉल्ट कहता है कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैरी मिरसॉल्ट के इस रवैये पर बहुत हैरान होती है। इसके बाद मिरसॉल्ट को सेलोमेनो मिलता है, जो इसी बिल्डिंग में रहता है जहाँ मिरसॉल्ट रहता है। वो अपने कुत्ते के बिछड़ने पर बहुत ज़्यादा गमगीन होता है। यहाँ अल्बर्ट कैमू हमें माशरे का तज़ाद दिखा रहे हैं कि लोग कुत्ते के बिछड़ने पर तो गम मनाते हैं, लेकिन इंसान के बिछड़ने पर गमज़दा नहीं होते, जैसा कि मिरसॉल्ट अपनी माँ की मौत पर दुख का इजहार नहीं करता। दोस्तों, इस कहानी में एक और किरदार रेमंड भी है, जो मिरसॉल्ट का हमसाया है और अखलाकी तौर पर कमज़ोर आदमी है। वो मिरसॉल्ट को डिनर पर इनवाइट करता है और बताता है कि इसकी एक अरब मिस्ट्रेस है जिसने इसे धोखा दिया है। रेमंड मिरसॉल्ट से कहता है कि तुम इस अरब मिस्ट्रेस को खत लिखो ताकि वो वापस आए और मैं इससे बदला ले सकूं। मिरसॉल्ट कहता है, ठीक है, मैं खत लिख देता हूँ। दोस्तों, मिरसॉल्ट सोचे समझे बगैर खत लिखने पर राजी हो जाता है, क्योंकि इसके नज़दीक अच्छा और बुरा बराबर है। अखलाकी फैसले इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। अगले दिन मैरी मिरसॉल्ट के घर आती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? क्या मुझसे शादी करोगे? वो जवाब देता है, मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन शादी तुम कहती हो तो कर लेते हैं। मैरी देखती है कि मिरसॉल्ट मोहब्बत के जज्बात नहीं रखता। मैरी के चेहरे पर अजीब तासुर पैदा होता है। वो खुश भी होती है क्योंकि मिरसॉल्ट की सच्चाई इसे दिलकश महसूस होती है, लेकिन साथ ही साथ इसकी बेनियाजी मैरी को अफसुर्दा कर देती है। मैरी और मिरसॉल्ट बातों में मशगूल होते हैं कि बाहर से लड़ाई और झगड़े का शोर सुनाई देता है। मिरसॉल्ट बाहर जाता है और देखता है कि रेमंड अपनी अरब मिस्ट्रेस पर तशद्दुद कर रहा होता है। इस दौरान पुलिस भी आ जाती है और रेमंड को गिरफ्तार कर लेती है।
रेमंड मिरसॉल्ट से कहता है कि तुम मेरे हक में गवाही दो ताकि मैं बच सकूं। मिरसॉल्ट फौरी राजी हो जाता है और रेमंड के हक में गवाही दे देता है। रेमंड का दोस्त मिरसॉल्ट मैरी और रेमंड को बीच पर खाने की दावत देता है। तीनों खाना खाते हैं और साहिल पर चहलकदमी करते हैं। फिर अचानक वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिनमें रेमंड की साबका मिस्ट्रेस का भाई भी होता है। रेमंड का इनके साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। अरब लड़का रेमंड के पांव पर चाकू मारता है और इसे जख्मी कर देता है। रेमंड अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन मिरसॉल्ट फौरन इसके हाथ से बंदूक पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा ना करो। फिर वहाँ से सब चले जाते हैं। इसके बाद मिरसॉल्ट साहिल पर अकेला चहलकदमी करने के लिए चला जाता है क्योंकि इसे गर्मी महसूस हो रही होती है। मिरसॉल्ट के सामने अचानक वही अरब लड़का आ जाता है और इसके हाथ में चाकू होता है। सूरज की रोशनी चाकू से रिफ्लेक्ट होकर मिरसॉल्ट की आंखों में पड़ती है। मिरसॉल्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो इस अरब लड़के को गोली मार देता है। फिर इसके बाद मज़ीद 4 गोलियां और मार देता है और वो अरब लड़का मर जाता है। दोस्तों, मिरसॉल्ट ये कत्ल इंतकाम या नफरत की वजह से नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है कि इसे इस वक्त गर्मी महसूस हो रही होती है। मिरसॉल्ट का ये कत्ल इसकी बेहिस्सी का वाज़ह सबूत है। इसके नज़दीक ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं। वो अखलाकी और समाजी असूलों को नहीं मानता। वो सिर्फ जिस्मानी महसूसात की फ़िक्र करता है, जैसे गर्मी, धूप, तपश वगैरह। इस कत्ल के बाद मिरसॉल्ट को कोई पछतावा या नदामत नहीं होती। इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इब्तदा में मिरसॉल्ट को जेल के हालात बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इनका आदी हो जाता है। फिर एक दिन मैरी मिरसॉल्ट से जेल में मिलने आती है और कहती है कि तुम जल्दी छूट जाओगे और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन मिरसॉल्ट उसकी बातों में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं करता। इसके बाद मिरसॉल्ट पर कत्ल का मुकदमा चलता है। मिरसॉल्ट के वकील को हैरानगी होती है कि इसे ना कत्ल करने का कोई पछतावा है और ना ही माँ की मौत का कोई गम। अदालत में कत्ल से ज़्यादा मुकदमा मिरसॉल्ट की शख्सियत पर चलता है। वकील, जज और गवाह सब मिरसॉल्ट की शख्सियत, रवैये और इसके जज्बात से आरी होने पर बात करते हैं। सारी गवाहियाँ इसके खिलाफ होती हैं। ओल्ड एज होम का डायरेक्टर गवाही देता है कि वो माँ की मौत पर बिल्कुल नहीं रोया था। मैरी गवाही देती है कि माँ की मौत के अगले ही दिन ये मेरे साथ मूवी देखने चला गया था। अदालत में जज मिरसॉल्ट को क्रॉस का निशान दिखाता है और कहता है कि तुम ये मानो कि तुम ईसाई हो और खुदा पर यकीन रखते हो, लेकिन मिरसॉल्ट गुस्से में कहता है कि वो खुदा को नहीं मानता। दोस्तों, अदालत में मिरसॉल्ट का जज्बात से आरी होना कत्ल से बड़ा कसूर समझा जाता है। सब इसे बेहिस और माशरे के लिए खतरनाक इंसान समझते हैं। प्रोसिक्यूटर कहता है कि जो शख्स अपनी माँ की मौत पर रोया नहीं, इससे क्या तवक्को की जा सकती है। लिहाजा अदालत में मिरसॉल्ट को कत्ल का मुजरिम करार देकर सजाए मौत सुना दी जाती है। मिरसॉल्ट जेल वापस आ जाता है और मौत का इंतज़ार करने लगता है। फिर एक दिन एक पादरी मिरसॉल्ट के पास आता है और इसे कहता है कि तुम खुदा पर ईमान ले आओ और बेइत्तेकादी छोड़ दो। वो इसे मौत के बाद जज़ा और सज़ा के बारे में बताता है। पादरी की बातें सुनकर मिरसॉल्ट गुस्से में आ जाता है। वो इसको झंझोड़ता है और चिल्लाता है कि वो खुदा को नहीं मानता, ज़िंदगी बेमायनी है, मेरी तरह तुम सब भी मरोगे। दोस्तों, पादरी से झगड़े के बाद मिरसॉल्ट को एहसास होता है कि जिस तरह वो दुनिया के बारे में बेहिस है, इसी तरह दुनिया भी इसके वजूद के बारे में मुकम्मल तौर पर बेहिस है। वो भी बाकी इंसानों की तरह पैदा हुआ, मरेगा और फिर इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। जब मिरसॉल्ट को यकीन हो जाता है कि मौत नागज़ीर है, फिर चाहे वो फांसी से मरे या तबई मौत, तो वो बेकार उम्मीदों से आज़ाद हो जाता है और वो ज़िंदगी में पहली बार हकीकी खुशी और आज़ादी महसूस करता है। दोस्तों, इस कहानी का मेन कैरेक्टर मिरसॉल्ट एक इमोशनलेस इंसान है। इसको हर चीज़ की खबर है, लेकिन वो हर चीज़ से इनडिफरेंट है। अल्बर्ट कैमू मिरसॉल्ट की कहानी के ज़रिए हमें अब्सर्डिटी का पैगाम देते हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी बेमायनी है, इसकी कोई तरतीब नहीं, लेकिन इंसान इस बात को कबूल नहीं करता और ज़िंदगी का मायने और तरतीब ढूंढने की कोशिश करता रहता है। कैमू ने इस नावल में कई जगह अब्सर्डिटी का तस्वर इस्तेमाल किया है, जैसे मिरसॉल्ट जिसकी ज़िंदगी का कोई मायने और तरतीब नहीं होती, मसलन मैरी के साथ शादी पर इसका रद्द-ए-अमल और अरब लड़के को कत्ल कर देना, वो भी बगैर किसी वजह के। दोस्तों, माशा मिरसॉल्ट के इस रवैये को कबूल नहीं करता। लोग मिरसॉल्ट के इस रवैये के पीछे वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि लोग ये हकीकत कबूल नहीं करते कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें बगैर वजह के भी होती हैं। लोग इस बेमायनी दुनिया में ज़बरदस्ती मायने चिपकाने की कोशिश करते हैं और यही अब्सर्डिटी है। कैमू ये भी कहते हैं कि इंसान का कोई पैदाइशी मकसद नहीं, लेकिन वो अपने अमाल और फैसलों के ज़रिए
ज़िंदगी में मायने पैदा कर लेता है। मसलन जब मिर्सॉल्ट को यकीन हो जाता है कि मौत यकीनी है तो वो पहली बार अपनी सच्चाई को कबूल करता है, ना कि माशरे की। और यही एग्जिस्टेंशियलिज़म है, यानी इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी बेमायनी है मगर इंसान आज़ाद है कि वो अपने फ़ैसलों और अमाल से ज़िंदगी में मायने पैदा करे। इसके अलावा दोस्तों, इस नावल में नाइलिज़म का तस्वर भी मौजूद है। कैमू कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई वाज़ेह मकसद नहीं, सब कुछ आखिरकार बेमायनी है। जैसे मिर्सॉल्ट को लगता है कि इंसान जितनी भी कोशिश करे आखिर में सब ख़त्म हो जाता है, इसलिए किसी चीज़ का कोई असल मतलब नहीं। माशरा कहता है कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन मिर्सॉल्ट के नज़दीक ये सब मसनूई असूल हैं, इसलिए वो खुद को इन पर अमल करने पर मजबूर नहीं करता। इसके नज़दीक जज्बात का होना भी लाजिम नहीं, वो खुदा पर यकीन नहीं रखता और ना ही मरने के बाद सज़ा या जज़ा पर। इसकी ये सोच नाइलिज़म की अक्कासी करती है। कैमू ये भी कहते हैं कि जब इंसान बड़े मकसद, जज्बात या माशरे के असूलों पर यकीन नहीं करता तो वो सिर्फ जिस्मानी और फौरी तजर्बात को ही ज़िंदगी की हकीकत समझने लगता है। जैसा कि मिर्सॉल्ट को ज़िंदगी में कोई वाज़ेह मकसद नहीं मिलता, इससे वो जिस्मानी महसूसात और तजर्बात जैसे धूप, गर्मी, तपश वगैरह को ज़्यादा अहमियत देता है। तो दोस्तों, ये थी नावल द स्ट्रेंजर की समरी। इस नावल को द आउटसाइडर भी कहा जाता है। इस नावल में स्ट्रेंजर या आउटसाइडर मिर्सॉल्ट को कहा गया है क्योंकि वो एक अजनबी है, माशरे से, खुद से, जज्बात से, हत्ता कि पूरी दुनिया से। इस नावल में मिर्सॉल्ट एक अलामत है इस इंसानी हकीकत की कि दुनिया में ज़िंदगी का कोई पैदाइशी मकसद नहीं। इंसान इस बेमायनी दुनिया में अपने एहसासात और अमाल से मायने पैदा करता है और इस अमल में वो माशरे से अजनबी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।